साल 1962। सोचिए, अमेरिका की सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल, और वहां से 3 कैदी बस गायब हो गए। ये कहानी है अल्काट्राज से उस अविश्वसनीय फरारी की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अल्काट्राज ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, इसे द रॉक कहते थे। एक ऐसा चट्टानी किला जो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के बीचों बीच बना था। यहां देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को भेजा जाता था, इस गारंटी के साथ कि वे फिर कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन हर सिस्टम में एक चुनौती आती है, और अल्काट्राज की चुनौती बनकर आया फ्रैंक मॉरिस। एक ऐसा कैदी जिसका दिमाग ताले तोड़ने से ज्यादा सिस्टम तोड़ने में तेज था। और यहीं से शुरू हुई नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी। तो चलिए कहानी में जरा और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अल्काट्राज के अंदर ऐसा क्या था, वो माहौल कैसा था जिसने कैदियों को अपनी जान दांव पर लगाकर वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। जेल में आते ही मॉरिस का सामना हुआ वार्डन से, और वार्डन ने साफ साफ कह दिया, अल्काट्राज से आज तक कोई नहीं भागा और कभी कोई भाग भी नहीं पाएगा। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? इसी पहली मुलाकात में फ्रैंक मॉरिस ने बड़ी ही सफाई से वार्डन का नेल क्लिपर उड़ा लिया था। उसे पता था कि आजादी की लड़ाई में छोटी से छोटी चीज भी हथियार बन सकती है। देखिए, भागने का ये जो प्लान था ना, वो सिर्फ आजादी की चाहत नहीं थी। ये जेल के अंदर हो रही क्रूरता, उस बेरहमी का एक सीधा जवाब था। और एक खास घटना हुई जिसने मॉरिस के इरादे को पत्थर की लकीर बना दिया। वहां एक कैदी था, डॉक। ज्यादा बोलता नहीं था, बस अपनी पेंटिंग्स में खोया रहता था। वही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन वार्डन ने उसकी सारी की सारी पेंटिंग्स को तबाह करने का हुक्म दे दिया, और इस सदमे में डॉक ने एक कुल्हाड़ी से अपनी वही उंगलियां काट डाली जिनसे वो पेंटिंग करता था। ये मंजर देखकर मॉरिस समझ गया कि इस जेल में उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं बची है। डॉक की उस हालत ने मॉरिस के अंदर एक आग जला दी थी। अब वो सिर्फ आजादी नहीं चाहता था, वो एक तरह का जवाब देना चाहता था। उसे बस एक मौके की तलाश थी, और वो मौका एक बहुत ही मामूली सी चीज से मिला। सोचिए जरा, इतने बड़े भागने के प्लान का आइडिया कहां से आया होगा? एक कॉकरोच से। जी हां, मॉरिस ने अपनी कोठरी में एक कॉकरोच को एयर वेंट के अंदर जाते देखा, और बस उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसे समझ आ गया कि समंदर की नमकीन हवा ने वेंट के आसपास की कंक्रीट को सालों से कमजोर कर दिया होगा। मतलब एक रास्ता था। अब मॉरिस को पता था कि यह काम अकेले नहीं हो सकता, उसे एक टीम चाहिए थी, और उसकी टीम में थे वो खुद, इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड, उसका पुराना साथी जॉन एंगलिन, जॉन का भाई क्लैरेंस, और टीम पूरी हुई चार्ली बर्ट्स के साथ, जो मॉरिस की बगल वाली कोठरी में ही बंद था। उनका प्लान सुनने में जितना सिंपल था, करने में उतना ही खतरनाक। 3 स्टेप्स थे। स्टेप 1, अपनी कोठरी के वेंट को खोदकर एक रास्ता बनाना। स्टेप 2, रातों की गिनती में गार्ड्स को चकमा देने के लिए अपने बिस्तर पर नकली सिर रखना। और स्टेप 3, जो सबसे मुश्किल था, 50 से भी ज्यादा रेनकोट्स जोड़कर एक नाव बनाना और उस पर बैठकर सैन फ्रांसिस्को की बर्फीली खाड़ी को पार करना। अब सवाल ये था कि इस प्लान को अंजाम देने के लिए औजार कहां से आएंगे। तो यहीं पर उनकी असली जीनियस सामने आती है। चलिए देखते हैं कि कैसे जेल के कबाड़ को उन्होंने आजादी के औजारों में बदल दिया। यकीन करना मुश्किल है, उन्होंने चम्मचों और नेल क्लिपर के हैंडल को जोड़ के खोदने के लिए छेनी बना ली। एक चोरी के पंखे की मोटर उनकी इलेक्ट्रिक ड्रिल बन गई। 50 से ज्यादा रेनकोट को गोंद से चिपकाकर एक हवा वाली नाव और लाइफ जैकेट तैयार कर लिए। और सबसे कमाल की चीज, साबुन, टॉयलेट पेपर और नाई की दुकान से चुराए असली बालों से उन्होंने हूबहू इंसानी शक्ल वाले नकली सिर बना डाले। ये जो नकली सिर थे ना, ये उनके प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा थे, क्योंकि यही उन्हें भागने के लिए वो कीमती घंटे दिलाने वाले थे। पहले नाई की दुकान से असली बाल इकट्ठे किए जाते, फिर साबुन, कंक्रीट की धूल और मैगजीन को मिलाकर एक पेस्ट तैयार होता। उस पेस्ट से सिर को तराशा जाता, उसे पेंट किया जाता, और फिर रात को तकिए पर ऐसे रख दिया जाता कि गार्ड्स को लगे कि कैदी आराम से सो रहा है। तो महीनों की तैयारी, हर रात चुपचाप दीवारों को खोदना, औजार बनाना, सब कुछ हो चुका था। और फिर वो रात आई, 11 जून 1962। अब वक्त था उस प्लान को हकीकत में बदलने का जिसे सब नामुमकिन कहते थे। 11 जून 1962 की रात,
रात के 9:30 बजे लाइट्स आउट हुई और टीम ने फौरन अपने बिस्तरों में नकली सिर रखे। ठीक 10 बजे वो अपनी खोदी हुई सुरंगों से निकलकर जेल के अंदर के एक यूटिलिटी कॉरिडोर में पहुंच गए। 11:30 बजे तक पाइप्स के सहारे एक मुश्किल चढ़ाई चढ़कर वो जेल की छत पर थे और आधी रात को वो अंधेरे का फायदा उठाकर नीचे किनारे पर उतरे और अपनी बनाई हुई नाव में हवा भरने लगे। लेकिन हर प्लान परफेक्ट नहीं होता। चार्ली बर्ट्स, टीम का चौथा मेंबर, आखिरी वक्त पर उसका डर उस पर हावी हो गया। वो अपनी कोठरी के छेद से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाया और बाकी तीनों को उसे वहीं पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। 3 लोग अल्काट्राज की दीवारों से बाहर निकल चुके थे, लेकिन उनकी ये फरारी अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई, एक ऐसी पहेली जो आज तक अनसुलझी है। चलिए देखते हैं कि अगली सुबह क्या हंगामा हुआ। अगली सुबह रोज की तरह गार्ड्स गिनती के लिए निकले। एक गार्ड ने मॉरिस को जगाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसका सिर लुढ़ककर जमीन पर जा गिरा। एक पल के लिए तो गार्ड को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो सिर नकली है, पूरे अल्काट्राज में सायरन गूंज उठे। इतिहास की सबसे बड़ी तलाशी शुरू हो चुकी थी। FBI ने जमीन आसमान एक कर दिया, खाड़ी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन तीनों का कोई नामो निशान नहीं मिला। तो आखिर में अपनी और अल्काट्राज की इज्जत बचाने के लिए FBI ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में लिख दिया कि वो तीनों सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर वो डूब गए थे तो उनकी लाशें कहाँ हैं? इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद भी एक भी बॉडी क्यों नहीं मिली? क्या वो सच में कामयाब हो गए थे? क्या वो उस पार पहुंच गए थे? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। इस एक फेरारी ने अल्काट्राज की ना जीती जा सकने वाली इमेज पर ऐसा धब्बा लगाया जो कभी मिट नहीं सका। और इसका नतीजा क्या हुआ? ठीक 1 साल बाद उस अजय कही जाने वाली जेल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो आखिर ये कहानी क्या थी? क्या ये एक परफेक्ट प्लान था जो उन्हें एक नई जिंदगी की ओर ले गया, या फिर ये सिर्फ एक हताश कोशिश थी जिसका अंत समुंदर की ठंडी गहराइयों में हुआ? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए अल्काट्राज के उसी ठंडे पानी में कहीं दफन रहेगा।